राजनीति की भीड़ में कभी कभी एक ऐसा चेहरा होता है जो सिर्फ पद या पार्टी से नहीं बल्कि अपने आचरण, शब्द और कर्म से पहचाना जाता है। जो संसद में तर्क से विपक्ष को चुप करा सके, संकट में फंसे अजनबी को आधी रात फोन उठाकर मदद का भरोसा दे सके और सत्ता के शिखर पर बैठकर भी साधारण जीवन जी सके। और जब ऐसा चेहरा विदा ले तो लगता है जैसे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि राजनीति का एक पूरा युग चला गया हो। वो युग जिसमें संवाद, सेवा और मर्यादा साथ साथ चलते थे। यह उसी सफर की कहानी है जिसमें हर मोड़ पर प्रेरणा है और हर पल में राजनीति का वह चेहरा है जिसे आज ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर विजय। 6 अगस्त की रात थी। दिल्ली के एम्स से खबर आई, सुषमा स्वराज अब नहीं रही। जैसे ही यह समाचार फैला, सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और सियासी गलियारों में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक नेता के निधन की खबर नहीं थी, यह भारतीय राजनीति के उस दौर के अंत की घोषणा थी जिसमें तर्क, सेवा और मर्यादा साथ साथ चलते थे। 14 फरवरी 1952, हरियाणा का अंबाला कैंट। एक साधारण परिवार में जन्मी सुषमा के पिता हरदय नारायण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और माँ लक्ष्मी देवी ने घर में धार्मिक और संस्कारी माहौल दिया था। बचपन से ही संस्कृत पर पकड़, मंच पर निडर होकर बोलने की आदत और पढ़ाई में गहरी रुचि ने उन्हें अलग बना दिया। पंजाब विश्वविद्यालय में एलएलबी पढ़ाई के दौरान वे बहस की दुनिया में छा चुकी थी। लगातार 3 साल सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता का खिताब और 1973 में ऑल इंडिया डिबेट चैंपियन का सम्मान उनके नाम रहा। एक बार भाषण के दौरान माइक बंद हो गया तो बिना माइक की गूंजती आवाज में पूरा भाषण पूरा किया और अंत में हाल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत की। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो वे सड़कों पर उतरी, गिरफ्तारी दी और जेल गई। पुलिस वालों ने कहा, राजनीति छोड़ दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। उन्होंने जवाब दिया, मेरी जबान कोई गिरवी नहीं रख सकता। यही अडिगपन 1977 में 25 साल की उम्र में उन्हें हरियाणा के श्रम मंत्री बना देता है। देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव सजोए रखा सुषमा स्वराज ने। 1980 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल से विवाह किया, जो आगे चलकर मिजोरम के राज्यपाल बने। इस रिश्ते में दोनों ने एक दूसरे की स्वतंत्र सोच का सम्मान किया और पेशेवर जीवन में पूरी आज़ादी दी। 1998 में वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। कार्यकाल छोटा था लेकिन असरदार। सुबह 8 बजे जनता दरबार शुरू करना, फाइलों में फंसी व्यवस्था को गति देना और सीधे जनता से जुड़ना उनका अंदाज था। 1999 में वे सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के बेल्लारी से लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंची। सिर्फ 12 दिन में पूरा इलाका खूबसूरती से खंगाल डाला। तेलुगु में भाषण दिए और कड़े मुकाबले में उतरी। हार भले हुई, लेकिन उनकी बेबाकी और आत्मविश्वास ने उन्हें महिला नेताओं में सबसे मुखर बना दिया। 2009 से 2014 तक वे लोकसभा में विपक्ष की नेता रही। इस दौरान मनमोहन सिंह सरकार पर धारदार हमले करती, लेकिन कभी निजी हमलों से परहेज किया। संसद में बहस के अगले दिन सोनिया गांधी को फोन कर हालचाल पूछना उनकी राजनीतिक मर्यादा का उदाहरण था। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनी। उन्होंने भारतीय कूटनीति को ट्विटर पर ला दिया। खाड़ी देशों, अफ्रीका और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित घर लाना उनकी पहचान बन गया, जिसका गवाह मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने उस समय कई एफआईआर खुद दर्ज कराकर, जिसमें सोनभद्र का किरबिल जैसा इलाका भी है, उनको दिया और यकीनन उन्होंने समय रहते सबकी वापसी कराई। 2015 में यमन में फंसी एक नर्स के ट्वीट पर आधी रात को जवाब, डरो मत, हम तुम्हें निकाल लेंगे, सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं था बल्कि भरोसे की ठोस गारंटी थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर मातृभाषा को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया और विदेश दौरों पर भारी भरकम डेलीगेशन न लेकर सरकारी खर्च बचाने को कूटनीति का हिस्सा बताया। सत्ता के शिखर पर होते हुए भी उनका जीवन बेहद साधारण रहा। घर में सामान्य रसोई का खाना, सरकारी सजावट में फिजूल खर्ची से परहेज और हर फैसले में पारदर्शिता। अफसरों से कहती, सरकार का हर पैसा जनता की जेब से आता है, इसे खर्च करते समय सोचो। 2019 में स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़ने का फैसला करते हुए उन्होंने कहा, मैं अब आराम चाहती हूँ, लेकिन देश का काम कभी आराम नहीं करता। उनके जीवन के कई प्रसंग जनता को कम मालूम है, लेकिन बेहद प्रेरक हैं। कॉलेज में बिना माइक भाषण देना और हॉल में खड़ा कर देना,
आपातकाल में गिरफ्तारी के समय अपने विचारों से समझौता न करना, बेल्लारी में मात्र 12 दिन में चुनाव प्रचार कर तेलुगु में भाषण देना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते सुबह की अदालत शुरू करना, संसद में बहस के बाद विपक्षी नेता का हालचाल पूछना, यमन से भारतीयों को आधी रात में निकालने का आश्वासन, विदेशी दौरों पर सरकारी खर्च कम करना, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देना, घर में साधारण जीवन शैली बनाए रखना और राजनीति से गरिमापूर्ण विदाई लेना, ये सभी उस व्यक्तित्व की झलक है जिसने राजनीति को सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना। और यही वह जगह है जहां यह सवाल उठता है, क्या सुषमा स्वराज अटल आडवाणी युग की भाजपा की आखिरी जीवन तस्वीर थी? जवाब हाँ में है। उनका राजनीतिक संस्कार उस दौर से आया था जब भाजपा में सत्ता से पहले संवाद, विचार और शालीनता को महत्व दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण कला, लालकृष्ण आडवाणी का संगठनात्मक अनुशासन और मुरली मनोहर जोशी की वैचारिक गहराई, तीनों का मेल या यूं कहें संगम थी सुषमा स्वराज। मोदी युग में भाजपा का स्वरूप अधिक केंद्रीकृत, आक्रामक और प्रचार प्रधान हो गया, लेकिन सुषमा का अंदाज वही रहा, विरोधी को गरिमा के साथ जवाब देना, जनता की शिकायत सुनना और हर फैसले में पारदर्शिता रखना। 6 अगस्त 2019 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। उनके अंतिम संस्कार में राजनीतिक विरोधी भी आंसू रोक नहीं पाए। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज का यह लिखना मिस यू मां सिर्फ एक भावनात्मक संदेश नहीं था, बल्कि उस विरासत की पायात थी जिसमें राजनीति में इंसानियत सबसे ऊपर थी। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत ना तो पद में है, ना प्रचार में, बल्कि ईमानदारी, सेवा और जनता से जुड़े रहने में है। सत्ता के शिखर पर रहते हुए भी वे आम लोगों की पहुंच में रही। आधी रात को फोन उठाना, ट्विटर पर तुरंत जवाब देना और विदेश में फंसे किसी अनजान भारतीय की मदद के लिए दूतावास को अलर्ट करना, यह सब उनके लिए स्वभाव का हिस्सा था, न कि किसी प्रचार की रणनीति। उनके जाने के बाद भारतीय राजनीति में एक ऐसा खालीपन रह गया है जिसे न वक्त भर पाएगा न कोई और। वे उस आखिरी पीढ़ी की नेता थी जिन्होंने दिखाया कि राजनीति में शालीनता और मुखरता एक साथ चल सकती है और सत्ता का असली मकसद जनता की सेवा है। मुझे याद है 2013 की वो तारीख जब मैं सुषमा स्वराज से मिला और उन्होंने हंसते हुए सिर्फ इतना बोला कि कुछ खाया या नहीं खाया, आओ 2 रोटी बांट के खाते हैं। यह सुषमा स्वराज थी जो अपनों से बात करते वक्त न सिर्फ अपनत्व की भावना रखती थी, बल्कि लगता था कि वो सादगी के साथ राजनीति को अपने परिवार की तरह जी रही हैं। मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।